एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने पुराने गधे को बेचने का निश्चय किया। उनका गधा बूढ़ा हो चला था और अक्सर जिद्दी बन जाता था, लेकिन नसीरुद्दीन उससे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा कि उसे बेचने से कुछ पैसे मिल जाएंगे और वह एक नया गधा खरीद सकेंगे। गधा बेचने के लिए मुल्ला उसे बाजार ले गए। बाजार में कई लोग थे और सभी जानवरों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। मुल्ला ने अपने गधे को खूबसूरती से सजाया और उसके गले में एक अच्छी रस्सी बांधी ताकि वह आकर्षक लगे। जैसे ही मुल्ला गधे के साथ बाजार पहुंचे, लोग गधे को देख मुस्कुराने लगे, क्योंकि गधा तो पुराना और थोड़ा अजीब था, लेकिन मुल्ला का आत्मविश्वास देखने लायक था। कुछ ही देर में एक व्यक्ति मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, तुम्हारा गधा बहुत बूढ़ा और कमजोर लग रहा है, तुम्हें यह बेचना चाहिए क्या? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, यह गधा बूढ़ा जरूर है, पर इसके पास बहुत अनुभव है। यह हर जगह का रास्ता जानता है, मुझे कभी गुमराह नहीं करता। वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ठीक है, तो इसे कितने में बेचोगे? मुल्ला ने मजाकिया लहजे में कहा, यह कोई साधारण गधा नहीं है, यह बहुत समझदार और वफादार है। इसकी कीमत 100 सोने के सिक्के हैं। वह व्यक्ति हंसी में फूट पड़ा और बोला, 100 सोने के सिक्के? यह तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारा गधा शायद ही 10 सिक्कों का हो। मुल्ला ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अगर तुम इसकी कीमत नहीं समझ सकते तो यह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं इसे उसी को बेचूंगा जो इसकी कदर जानता हो। बाजार के अन्य लोग मुल्ला की बातों पर ध्यान देने लगे। मुल्ला ने सोचा कि वह गधे की तारीफ करके लोगों को आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा, इस गधे की खासियत यह है कि यह मेरी भाषा समझता है। अगर मैं इसे कहूँ कि घर चलो तो यह घर चला जाएगा। अगर मैं कहूँ कि रुको तो यह तुरंत रुक जाएगा। इससे कई लोग चकित हो गए। भीड़ में से एक अमीर व्यापारी आगे आया और बोला, अगर यह गधा इतनी बातें समझता है तो मुझे इसे खरीदना है, लेकिन पहले मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। मुल्ला ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इसकी परीक्षा ले सकते हो। व्यापारी ने गधे के कान में फुसफुसाकर कहा, चलो थोड़ी दूरी तक चलकर दिखाओ, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। व्यापारी ने चिढ़ते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो मेरी बात ही नहीं सुनता। मुल्ला ने एक छड़ी उठाई और गधे को हल्के से कंधे पर थपथपाया। फिर बोले, अब जाओ। गधा तुरंत चल पड़ा। व्यापारी हैरान रह गया और बोला, अरे ये कैसे हुआ? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, यह गधा केवल प्यार की भाषा समझता है। अगर इसे अच्छी तरह से समझाओ तो यह आपकी हर बात मानेगा। व्यापारी को मुल्ला की बातों में कुछ सच्चाई लगी और उसने सोचा कि यह गधा वाकई खास है। उसने मुल्ला को 50 सोने के सिक्के दिए और गधे को खरीद लिया। गधे को लेकर जब व्यापारी घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि मुल्ला ने उसकी चतुराई से उसे थोड़ा चकमा दे दिया था। गधा न तो उसकी बात सुनता था और न ही उसकी भाषा समझता था। पर अब व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सौदा हो चुका था। व्यापारी ने सोचा कि उसने चतुराई में मुल्ला का मुकाबला किया, लेकिन असल में मुल्ला उससे भी ज्यादा चतुर निकले। अंत। इस कहानी का यह सार है कि नसीरुद्दीन अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते थे। उनके लिए गधा सिर्फ एक साधन था, लेकिन अपने चतुर उत्तरों से उन्होंने लोगों को हंसी और जीवन की सच्चाई सिखाई। कहानी एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में ईद का त्योहार आने वाला था। सभी गांव वाले अपनी अपनी तैयारियों में जुटे थे और हर किसी ने ईद पर बकरा खरीदने की योजना बनाई थी। नसीरुद्दीन भी बाजार गए और वहां से एक बड़ा मोटा ताजा बकरा खरीद लाए। जैसे ही नसीरुद्दीन बकरे को लेकर गांव पहुंचे,
गांव वालों ने हंसी मजाक शुरू कर दिया। नसीरुद्दीन का बकरा देखकर कुछ चालाक लोग उनकी परीक्षा लेने का मन बना बैठे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बकरे को चुराने का तरीका निकाला जाए और नसीरुद्दीन को बेवकूफ बनाया जाए। उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। चारों ने सड़क के अलग अलग हिस्सों पर खड़े होकर नसीरुद्दीन का इंतजार करना शुरू किया। जैसे ही नसीरुद्दीन अपने बकरे को लेकर गांव में घुसे, पहला व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुल्ला साहब, यह क्या? आप गधा क्यों लेकर घूम रहे हैं? नसीरुद्दीन ने हैरानी से कहा, अरे भाई, यह गधा नहीं है, यह तो बकरा है। पहला आदमी हंसते हुए चला गया और कहा, अजीब बात है, मैंने तो इसे गधा ही देखा। नसीरुद्दीन ने सोचा कि शायद वह मजाक कर रहा है और आगे बढ़ गए। दूसरा व्यक्ति। कुछ कदम चलने के बाद दूसरा आदमी उनके पास आया और बोला, मुल्ला साहब, ये गधा कहाँ से खरीदा आपने? नसीरुद्दीन का माथा ठनका। उन्होंने सोचा, अभी अभी एक आदमी ने कहा था कि यह गधा है और अब यह दूसरा भी वही कह रहा है। क्या यह सच में गधा तो नहीं है? परंतु फिर उन्होंने खुद को समझाया कि यह बकरा ही है और वे आगे बढ़ गए। तीसरा व्यक्ति। थोड़ा आगे बढ़ने पर तीसरा व्यक्ति सामने आया और बोला, मुल्ला जी, गधा घुमाना कब से शुरू कर दिया आपने? अब नसीरुद्दीन सचमुच परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि तीन लोग गधा ही कह रहे हैं, तो शायद यह सचमुच गधा हो सकता है। उन्होंने बकरे को गौर से देखा, लेकिन फिर सोचा, मैं पागल तो नहीं हूं। मैंने इसे बकरा समझकर ही खरीदा था। फिर भी वह थोड़ा चिंतित हो गए। चौथा व्यक्ति। अंततः चौथा व्यक्ति आया और बोला, अरे वाह, मुल्ला साहब गधा लेकर घूम रहे हैं। यह सुनकर नसीरुद्दीन को विश्वास हो गया कि यह बकरा नहीं बल्कि गधा ही है। उन्होंने तुरंत बकरे की रस्सी छोड़ दी और कहा, मैं तो इसे बकरा समझकर ले जा रहा था, ये तो वाकई में गधा निकला। चारों ठगों ने हंसी दबाते हुए नसीरुद्दीन को देखा और जैसे ही नसीरुद्दीन ने बकरे को छोड़ दिया, वे उसे लेकर भाग गए। कहानी का सबक। इस घटना के बाद नसीरुद्दीन को समझ में आया कि कैसे झूठ बार बार सुनने से वह सच लगने लगता है। उन्होंने खुद से कहा, कभी कभी दूसरे लोग हमें भ्रम में डाल सकते हैं। हमें अपनी समझ पर भरोसा रखना चाहिए और हर बात पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद नसीरुद्दीन ने हमेशा अपने निर्णय पर भरोसा किया और दूसरे लोगों की बातों में न आकर अपनी समझ का उपयोग करना सीखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर किसी की बातों पर बिना सोचे समझे यकीन करना बुद्धिमानी नहीं है। हमेशा अपनी समझ और विवेक का उपयोग करना चाहिए। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक रात की बात है, मुल्ला अपने घर में सो रहे थे। रात आधी बीत चुकी थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मुल्ला को अपने घर के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने देखा कि कोई चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। मुल्ला ने सोचा, क्यों न इस चोर को सबक सिखाया जाए। वे चुपचाप उठे और एक योजना बनाई। मुल्ला ने एक भारी सी चादर ओढ़ी और रसोई से एक पुरानी थाली और लकड़ी का चम्मच उठा लिया। फिर वे धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़े और वहां जाकर थाली में चम्मच बजाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर चोर चौंक गया, लेकिन मुल्ला का असली मकसद अभी बाकी था। मुल्ला ने जोर से कहा, ओह, आज तो बड़ा मेहमान आया है। मैं तो तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। आओ, अंदर आओ। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। चोर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, ये कैसा अजीब आदमी है जो मेरे चोरी करने पर खुश हो रहा है।
लेकिन उसने सोचा कि शायद इस अजीब आदमी के घर में बहुत दौलत होगी, तभी वो इतना निश्चिंत है। चोर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए घर में कदम रखा। मुल्ला ने उसे अंदर बुलाया और एक पुराने से बक्से की तरफ इशारा किया। यहाँ देखो, इसमें मेरी सबसे कीमती चीज रखी है। चोर बक्से की तरफ झपटा और जल्दी से बक्से को खोलने लगा। बक्सा भारी था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब उसने बक्सा खोला तो वह हैरान रह गया। उसमें केवल पत्थर और लकड़ियां भरी हुई थीं। चोर ने गुस्से से मुल्ला की ओर देखा और कहा, यह क्या मजाक है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मजाक नहीं, यह मेरी सबसे कीमती चीज है, मेरी चालाकी। तुम यहाँ से चोरी करने आए थे, लेकिन अब समझ जाओ कि यहाँ तुम्हें केवल निराशा ही मिलेगी। चोर थोड़ा चिढ़ गया, पर उसने अपनी चालाकी का प्रदर्शन करने का निर्णय किया। उसने कहा, अच्छा, अगर तुम इतने चतुर हो तो मुझे इस घर में एक ऐसी चीज दिखाओ जिसे मैं चुरा सकता हूँ। मुल्ला ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे घर के बाहर ले गया। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उस चांद को चुरा सकते हो। वह हर रात आसमान में होता है, लेकिन उसे कोई नहीं चुरा सकता। अगर तुम में दम है तो कोशिश करो। चोर ने हार मान ली और मुस्कुराते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला, सच में तुमसे बुद्धिमान मैंने कोई नहीं देखा। मुझे आज एक बड़ी सीख मिली है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने चोर को न केवल चोरी से रोका, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि चालाकी और ईमानदारी में कितना बल है। चोर ने अपनी गलतियों का एहसास किया और वादा किया कि अब से वह कभी चोरी नहीं करेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन के इस सबक से चोर बदल गया और गांव के लोगों ने भी मुल्ला की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही तरीके से दी गई सीख किसी को भी बदल सकती है और चतुराई से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से एक बकरा खरीदकर अपने घर ले जा रहे थे। बकरा बड़ा हट्टा कट्टा था और मुल्ला उसे रस्सी से पकड़कर धीरे धीरे अपने घर की ओर ले जा रहे थे। रास्ते में 4 ठगों की नजर उस बकरे पर पड़ी। उन्हें बकरा चुराने की तरकीब सूझी और उन्होंने एक योजना बनाई। ठगों ने बकरे को चुराने के लिए आपस में एक योजना बनाई कि वे बारी बारी से मुल्ला के पास जाकर उसे इस तरह गुमराह करेंगे कि मुल्ला खुद ही बकरे को छोड़ दें। पहला ठग चुपके से आगे बढ़ा और नसीरुद्दीन के पास जाकर बोला, मुल्ला साहब, ये क्या कर रहे हो? आप तो एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर ले जा रहे हैं। ये किस तरह की हरकत है? मुल्ला ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम्हें नजर नहीं आता? ये बकरा है, कुत्ता नहीं। मुल्ला ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। दूसरा ठग। कुछ आगे जाकर दूसरा ठग आया और बोला, मुल्ला, यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप एक कुत्ते को घर लेकर जा रहे हैं। क्या किसी ने आपको मजाक में ये दिया है? अब मुल्ला थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने ठग की बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनके मन में शक पैदा होने लगा। तीसरा ठग। थोड़ा और आगे बढ़ने पर तीसरा ठग आया और उसने भी वही बात कही, मुल्ला साहब, यह अजीब है कि आप एक कुत्ते को रस्सी से बांध कर ले जा रहे हैं। क्या आपको बकरा और कुत्ते में फर्क नहीं पता? अब मुल्ला का संदेह और भी बढ़ गया। उन्होंने बकरे को ध्यान से देखा और सोचा, कहीं सच में तो ये कुत्ता नहीं है, पर वे फिर भी आगे बढ़े। चौथा ठग। आखिर में चौथा ठग सामने आया और उसने भी वही बात दोहराई, मुल्ला साहब, यह तो एक कुत्ता है। आप इसे क्यों घसीट रहे हैं? अब तो मुल्ला का धैर्य टूट गया। 4 अलग अलग लोगों ने वही बात कही थी और वह सोचने लगे कि शायद यह सच में कुत्ता ही है। आखिरकार उन्होंने रस्सी खोली और बकरे को छोड़ दिया
अगर सब कहते हैं कि ये कुत्ता है तो शायद ये कुत्ता ही होगा। मुझे ही भ्रम हो गया। जैसे ही मुल्ला ने बकरे को छोड़ा, चारों ठग बकरे को लेकर भाग गए। मुल्ला ने जब पीछे मुड़कर देखा तो ठग और बकरा दोनों गायब थे। तब उन्हें समझ में आया कि वे चारों ठगों की चाल में फंस गए थे। अंत मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये ठग बड़े चालाक निकले। उन्होंने मुझे एक बकरे को कुत्ता मानने पर मजबूर कर दिया। इस घटना से नसीरुद्दीन ने एक बड़ा सबक सीखा कि कभी-कभी दूसरों की बातों पर अंधविश्वास करने की बजाय अपनी आंखों और समझ पर भरोसा करना चाहिए। कहानी 4। ईद का त्योहार करीब था और नसीरुद्दीन के गांव में सब लोग जोश और खुशी के साथ उसकी तैयारी कर रहे थे। लोग नए कपड़े सिलवा रहे थे, मीठे पकवान बना रहे थे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने की तैयारी कर रहे थे। नसीरुद्दीन हमेशा की तरह अपनी सरल और चतुराई भरी आदतों के लिए प्रसिद्ध थे। इस बार भी उनके मन में कुछ नया विचार आ रहा था। ईद से एक दिन पहले नसीरुद्दीन ने सोचा कि वह भी एक नई पगड़ी खरीदेगा। उन्होंने अपने पास मौजूद थोड़े से पैसों से एक सुंदर पगड़ी खरीदी। घर आकर वे अपनी पत्नी से बोले, देखो मैंने कितनी सुंदर पगड़ी खरीदी है। ईद पर इसे पहनूंगा तो सब लोग देखते रह जाएंगे। उनकी पत्नी हंसते हुए बोली, तुम्हारी इस पुरानी कुर्ता शलवार के साथ यह नई पगड़ी कैसी लगेगी? नसीरुद्दीन ने हंसकर जवाब दिया, पगड़ी इतनी सुंदर है कि लोग मेरी बाकी पोशाक पर ध्यान नहीं देंगे। अगले दिन ईद का चांद देखकर नसीरुद्दीन बहुत खुश हुए और नई पगड़ी पहनकर नमाज पढ़ने मस्जिद की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह बड़े गर्व से अपनी पगड़ी ठीक करते जा रहे थे। जब वह मस्जिद पहुंचे तो सभी ने उन्हें देखा और उनकी पगड़ी की तारीफ की। लेकिन नमाज के बाद कुछ ऐसा हुआ जो नसीरुद्दीन को भी हैरान कर गया। भीड़ में से एक आदमी उनकी पगड़ी को छूने के लिए आगे आया और उसकी हाथ लगाते ही पगड़ी उनके सिर से गिर गई। नसीरुद्दीन ने झुककर उसे उठाया और हंसते हुए बोले, लगता है मेरी पगड़ी को भी मेरी ही तरह नमाज के बाद आराम चाहिए। नसीरुद्दीन ने सोचा कि वह घर पर सभी दोस्तों और पड़ोसियों को ईद की दावत देंगे, लेकिन उनके पास घर में ज्यादा खाने का सामान नहीं था। तो उन्होंने घर जाकर एक बड़ी सी खाली हांडी ली और उसमें थोड़ा सा चावल और मांस डालकर उबालने लगे। फिर उन्होंने उसमें बहुत सारा पानी मिला दिया। उनकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए ये थोड़े से चावल और मांस में से क्या बनेगा? नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, फिक्र मत करो, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा और सबसे अहम बात यह है कि हम इसे बरकत की हांडी कहेंगे। जब लोग दावत के लिए आने लगे तो नसीरुद्दीन ने हांडी से हर किसी को थोड़ा थोड़ा निकाल कर दिया और सभी को बताया कि यह खास बरकत की हांडी है जिसमें थोड़ा ही बहुतायत में बदल जाता है। लोग थोड़ा सा खाना लेकर संतुष्ट हो गए और सभी ने इस हांडी का मजाक भी लिया और आनंद भी लिया। ईद के इस आयोजन के बाद सभी लोग नसीरुद्दीन के मजाकिया अंदाज और उनकी चतुराई से प्रभावित हुए। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि असली खुशी चीजों की मात्रा में नहीं बल्कि आपसी मेलजोल और खुशी में है। ईद का मतलब न केवल नए कपड़े पहनना या स्वादिष्ट पकवान खाना है, बल्कि इसे मिलकर मनाना और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना है। इस तरह नसीरुद्दीन की यह अनोखी ईद सभी के दिलों में खुशी और हंसी छोड़ गई। उनकी सादगी और चतुराई भरी सोच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली खुशी और संतोष दिल से आती है, न कि सिर्फ भौतिक चीजों से। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में जा रहे थे। उनकी चतुराई और हास्य का हर कोई कायल था। उनके पास एक पुराना घोड़ा था जो बहुत धीमा चलता था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पास और कोई साधन नहीं था, इसलिए उसी घोड़े से काम चलाते थे।
एक दिन नसीरुद्दीन अपने उसी घोड़े पर सवार होकर बाजार से गुजर रहे थे। अचानक एक आदमी ने घोड़े को देखा और नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, क्या आप यह घोड़ा बेचेंगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें नया घोड़ा खरीदने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन यह घोड़ा बहुत खास है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी खूबियों को समझना होगा। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए अपनी चतुराई का सहारा लिया और कहा, यह घोड़ा एक ही इशारे पर रुक जाता है और एक खास आवाज पर दौड़ने लगता है। लेकिन यह इतना समझदार है कि बिना किसी वजह के रुकता नहीं और जरूरत पड़ने पर ही दौड़ता है। खरीदार ने सोचा कि यह तो अद्भुत घोड़ा है। उसने तुरंत पैसे दिए और घोड़ा खरीद लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे घोड़ा सौंप दिया और वहां से चले गए। खरीदार ने घोड़े पर चढ़ने के बाद उसे चलाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा बिल्कुल नहीं हिला। वह आदमी परेशान हो गया और उसने हर तरह के इशारे किए, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। आखिर में उसने गुस्से में आकर कहा, यह तो घोड़ा है ही नहीं, यह तो मूर्ति जैसा खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा क्यों कहा कि यह घोड़ा समझदार है। आखिर में वह वापस मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया और बोला, मुल्ला जी, आपने मुझे यह घोड़ा बेचकर धोखा दिया है। यह तो एक कदम भी नहीं चलता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, भाई, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि यह घोड़ा सिर्फ खास इशारे पर ही चलता है। आपसे गलती यह हुई कि आपने वह खास इशारा नहीं किया। खरीदार ने पूछा, तो फिर वह खास इशारा क्या है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इस घोड़े को भाग कहकर पुकारें तो यह दौड़ता है, और जब आप रुक कहेंगे तभी यह रुकता है। खरीदार ने वैसा ही किया। उसने भाग कहा और घोड़ा अचानक तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन घोड़ा इतना तेजी से दौड़ने लगा कि खरीदार घबराने लगा। अब उसे समझ नहीं आया कि कैसे घोड़े को रोके। उसने कई बार रुक कहा, लेकिन घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार घोड़ा थककर खुद ही रुक गया और खरीदार ने राहत की सांस ली। वह तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचा और बोला, मुल्ला जी, आपने मुझे बहुत परेशान किया। यह घोड़ा तो बहुत चालाक है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह घोड़ा समझदार है। यह बिना वजह नहीं चलता और जहां इसे रुकना होता है वहीं रुकता है। लेकिन मेरी सलाह है कि आप इसे बेचकर कोई नया घोड़ा ले लीजिए। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हास्य के माध्यम से उस व्यक्ति को यह सिखाया कि हर चीज में समझदारी और सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके घोड़े की यह कहानी गांव में एक मजेदार घटना बन गई और सभी लोग इस किस्से को याद कर हंसते रहे। कहानी 6। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक राजा ने उनकी चतुराई के किस्से सुने और सोचा कि क्यों न उन्हें अपने दरबार में बुलाकर उनकी समझदारी की परीक्षा ली जाए। राजा ने नसीरुद्दीन को बुलवाया और उनके स्वागत में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। नसीरुद्दीन ने दरबार में पहुंचकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें अपनी बगल में बैठने का इशारा किया और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। आज मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को परखना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, बुद्धि या भाग्य? राजा ने पहला सवाल किया, नसीरुद्दीन, तुम्हारे विचार में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, बुद्धि या भाग्य? नसीरुद्दीन ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, महाराज, मेरे अनुसार बुद्धि और भाग्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं,
परंतु बिना बुद्धि के भाग्य का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी के ढेले को आकार देता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य को सही दिशा दे सकता है। राजा ने उनकी बात से सहमति जताई और प्रसन्न होकर दूसरा सवाल किया। दूसरा सवाल, क्या चीज सबसे ज्यादा तेजी से बदलती है? राजा ने अगला सवाल किया, नसीरुद्दीन, तुम्हारे विचार में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, इंसान का मन सबसे तेजी से बदलता है। आज जो खुश है वह कल दुखी हो सकता है, और जो आज क्रोधित है वह कल शांत हो सकता है। मन की गति हवा से भी तेज होती है। राजा नसीरुद्दीन की इस बात पर मुस्कुराए और उनका जवाब काफी सोच विचार के बाद मिला हुआ लगा। तीसरा सवाल, असली बहादुर कौन है? राजा ने तीसरा सवाल पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारे विचार में असली बहादुर कौन होता है? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, असली बहादुर वह होता है जो अपने डर पर विजय पाता है। बहादुरी का मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि अपने डर का सामना करना और सही काम करना ही असली बहादुरी है। राजा ने उनकी इस बात की सराहना की और कुछ देर तक नसीरुद्दीन की गहराई से सोचने की शक्ति पर विचार किया। चौथा सवाल, सत्य और झूठ में क्या अंतर है? राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सत्य और झूठ में क्या अंतर समझते हो? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, महाराज, सत्य एक कड़वी दवा की तरह है जो कष्टदायक हो सकता है, लेकिन अंत में लाभकारी होता है। जबकि झूठ एक मीठे जहर की तरह है जो तुरंत सुखद होता है, परंतु अंत में हानिकारक साबित होता है। सत्य हमेशा स्थिर रहता है, जबकि झूठ को ढोने के लिए और भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। राजा उनकी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। आखिरी सवाल, सबसे बड़ी सीख क्या है? राजा ने आखिरी सवाल किया, नसीरुद्दीन, तुम्हारे अनुसार जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? नसीरुद्दीन ने कहा, महाराज, जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। अगर हम प्रेम और आदर देते हैं तो हमें वही मिलता है, और अगर हम दूसरों के प्रति कठोर होते हैं तो हमें भी कठोरता का ही सामना करना पड़ता है। जीवन एक दर्पण है जो हमें हमारे ही कर्मों की झलक दिखाता है। राजा की प्रशंसा और नसीरुद्दीन का सम्मान। राजा नसीरुद्दीन के जवाबों से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके ज्ञान तथा चतुराई की सराहना की। राजा ने उन्हें बहुमूल्य उपहार और सम्मान देकर विदा किया। उन्होंने कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी बातें मुझे बहुत कुछ सिखा गईं। तुम न केवल चतुर हो बल्कि तुम में सच्ची समझ है। तुम्हारे उत्तरों ने मुझे जीवन का नया दृष्टिकोण दिया है। कहानी का अंत और सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान सरलता और गहराई में होता है। नसीरुद्दीन ने अपने चतुर उत्तरों से राजा और दरबारियों को यह समझाया कि जीवन की असली समझ केवल बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि एक सच्चे और बुद्धिमान दृष्टिकोण में छिपी होती है। कहानी 7। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव में एक बड़ा उत्सव हो रहा था और राजा ने सभी प्रमुख व्यक्तियों को दावत पर आमंत्रित किया था। नसीरुद्दीन भी आमंत्रित थे, लेकिन वह किसी खास कारण से थोड़ा चिंतित थे। वह सोचा, आखिरकार इस दावत में क्या होगा? क्या मुझे वहां अच्छा खाना मिलेगा? दावत का दिन आया और राजा का महल सज-धज कर तैयार था। सभी लोग राजमहल में पहुंचे और दावत की शुरुआत हुई। सबको एक एक थाली दी गई जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे। नसीरुद्दीन ने ध्यान से अपनी थाली देखी और फिर अपने पास बैठे एक मंत्री से कहा, मुझे यह खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप मुझे कुछ अलग दे सकते हैं? मंत्री ने हंसी रोकते हुए कहा,
यह तो राजा की पसंदीदा थाली है, तुम्हें यह खाना खाना ही होगा। नसीरुद्दीन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थाली को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि हर व्यंजन एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट दिख रहा था, फिर भी उनका मन कुछ खास नहीं था। तभी उनके दिमाग में एक चतुर योजना आई। उन्होंने अपनी थाली उठाई और राजा के पास गए। राजा ने उन्हें देखकर कहा, नसीरुद्दीन, तुम यहाँ आए हो तो खाने का आनंद लो। तुम्हारी थाली क्यों खाली है? नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह क्या है? हर कोई यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी थाली में तो यह सब कुछ नहीं है। राजा ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी थाली में कुछ विशेष भेजूं? नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं महाराज, यह तो मैंने नहीं कहा। पर मुझे यह समझ नहीं आता कि आपके महल में इतनी सारी विविधता होने के बावजूद एक चीज क्यों नहीं है। राजा थोड़ी हैरान होकर बोले, क्या वह चीज है? नसीरुद्दीन ने हंसी रोकते हुए कहा, महाराज, वह है संतोष। अगर मुझे संतुष्टि मिल जाए तो यही सबसे बड़ा स्वाद है। राजा को यह बात बहुत गहरी लगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि दावत में कोई ऐसा व्यंजन भी शामिल किया जाए जो लोगों को संतोष की भावना दे। नसीरुद्दीन ने अपनी थाली में ध्यान से एक छोटी सी रोटी रखी और राजा के पास वापस लौटे। राजा ने देखा कि नसीरुद्दीन ने भोजन में एक साधारण रोटी को संतोष की पहचान बना लिया है। राजा ने कहा, नसीरुद्दीन, तुमने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैंने कभी नहीं सोची थी। कहानी का सार। नसीरुद्दीन ने राजा को यह सिखाया कि दावत या जीवन के किसी भी खुशी में अगर संतोष नहीं है तो वह सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। असली खुशी और संतोष हमारी आत्मा में होता है, न कि केवल बाहर के भोगों में। यह कहानी हमें यह समझाती है कि संतोष सबसे बड़ा सुख है और हर चीज का असली आनंद तब आता है जब हम उसे खुशी और संतोष के साथ ग्रहण करते हैं। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में बैठकर कुछ सोच रहे थे। तभी एक चोर आया और नसीरुद्दीन से कहा, चोर मुल्ला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं चोरी नहीं करना चाहता। क्या तुम मुझे कोई और तरीका बता सकते हो जिससे मैं पैसे कमा सकूं? नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, तुम क्या चाहते हो चोर? क्या तुम सच में अपने रास्ते को बदलना चाहते हो? चोर, हाँ मुल्ला, मैं अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है चोर को एक पाठ पढ़ाने का। वह चोर को अपने घर में ले गए और वहां उन्होंने उसे एक रहस्य सिखाने का नाटक किया। नसीरुद्दीन ने चोर से कहा, तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। चोर की आंखें चमक उठीं। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या खजाना है मुल्ला? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, यह खजाना मेरे बगीचे में छिपा है। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए विशेष तरीके से खुदाई करनी होगी। चोर ने उत्साहित होकर पूछा, कैसे? नसीरुद्दीन ने उसे एक खोखला बर्तन दिया और कहा, इसे लेकर बगीचे में खुदाई शुरू करो। ध्यान रखना, तुम्हें सिर्फ रात के अंधेरे में ही काम करना है ताकि कोई तुम्हें देख न सके। चोर ने बगीचे में रात भर खुदाई की, जबकि नसीरुद्दीन घर के अंदर बैठकर मुस्करा रहे थे। सुबह होने तक चोर थक हार कर वापस आया, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। चोर, मुल्ला, मैंने पूरी रात काम किया, लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नसीरुद्दीन ने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा, तुम ही तो धोखा खा गए हो चोर। मैं जानता था कि तुम मेरी बात मानोगे। खजाना यही था, लेकिन तुमने रात भर अपनी मेहनत को खो दिया।
चोर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने नसीरुद्दीन से कहा, मुला, तुम सही हो, मुझे अपनी गलतियां समझ आ गईं। नसीरुद्दीन, याद रखो, चोर असली खजाना मेहनत और ईमानदारी में है, न कि चोरी में। अगर तुम अपनी मेहनत सही दिशा में लगाओ तो असली खजाना तुम्हारे सामने होगा। चोर ने नसीरुद्दीन की बातों को समझा और उसने फैसला किया कि वह अब अपनी जिंदगी में सुधार करेगा। उसने चोरी छोड़ दी और मेहनत करने का मार्ग अपनाया। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का हल मेहनत, ईमानदारी और सही मार्गदर्शन में है। नसीरुद्दीन ने चोर को यह सिखाया कि असली खजाना बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से आता है। कहानी 9। एक दिन मुला नसीरुद्दीन अपने गांव के पास खेत में काम कर रहे थे। उनके पास एक गधा था जो उन्हें अपने खेतों में मदद करता था। गधा काम में बहुत परिश्रमी था, लेकिन एक दिन गधा अचानक बीमार पड़ गया और चलने फिरने में असमर्थ हो गया। नसीरुद्दीन को बहुत चिंता हुई क्योंकि गधा उनके लिए बहुत जरूरी था। गधे को लेकर नसीरुद्दीन की योजना। नसीरुद्दीन ने सोचा, अब क्या करूं? अगर गधा ठीक नहीं हुआ तो मेरे खेतों का काम कैसे चलेगा? उन्होंने गधे को आराम देने का निर्णय लिया और उसे अच्छे से पालने पोसने का सोचा। कुछ दिन बाद गधा ठीक हो गया, लेकिन अब वह बहुत आलसी हो गया था। वह काम करने के बजाय बस बैठकर आराम करता था। नसीरुद्दीन परेशान हो गए और सोचा, मुझे इसका हल निकालना होगा। गधा और गांव वाले। एक दिन नसीरुद्दीन ने गांव में यह अफवाह फैलाने का फैसला किया कि उनका गधा बहुत खास है। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, मेरे गधे के पास एक अद्भुत विशेषता है। वह किसी भी व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठने का आदेश दे सकता है और वह किसी भी काम को आसानी से कर सकता है। गांव वाले हैरान हो गए और उन्होंने नसीरुद्दीन के गधे को देखने का तय किया। बहुत सारे लोग नसीरुद्दीन के पास आए। वह सभी इस अजीब गधे को देखने के लिए उत्सुक थे। नसीरुद्दीन ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, अब आप देखेंगे कि यह गधा क्या कर सकता है। नसीरुद्दीन का धोखा। नसीरुद्दीन ने गधे के पास जाकर उसे कहा, उठो, जल्दी से काम पर लग जाओ, लेकिन गधा कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने गधे से कहा, अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। फिर भी गधा शांत रहा। गांव वाले बहुत हैरान हो गए। वे सोचने लगे, यह गधा तो कुछ नहीं कर रहा है, जैसा नसीरुद्दीन ने कहा था। तभी नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, देखिए, मेरा गधा कितना खास है। वह सिर्फ उन लोगों की बात सुनता है जो उसके मालिक की तरह होते हैं। आप लोग उसे आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह केवल मुझे सुनता है क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ। गांव वाले और नसीरुद्दीन की समझ। गांव वाले समझ गए कि नसीरुद्दीन ने उन्हें एक मजेदार तरीके से सिखाया था। वह हंसी से भर गए और नसीरुद्दीन की चतुराई की सराहना की। गधा तब से फिर से काम करने लगा, लेकिन नसीरुद्दीन ने उसे आराम और काम के बीच संतुलन बनाए रखने का तरीका सिखाया। उन्होंने यह भी समझा कि कभी कभी कुछ चीजों को सिखाने के लिए हमें चतुराई का सहारा लेना पड़ता है। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने के लिए नए और मजेदार तरीकों की खोज करनी होती है। नसीरुद्दीन ने अपने गधे को भी समझाया कि सिर्फ आलस्य से काम नहीं चलता, और साथ ही गांव वाले भी नसीरुद्दीन की चतुराई से सीख गए कि कभी कभी हम बहुत सारी बातें बड़ी चतुराई से सीख सकते हैं। कहानी 10। एक दिन नसीरुद्दीन एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के बाहर एक महल था और उसके पास एक बड़ा हाथी रखा गया था। यह हाथी गांव के बच्चों के लिए एक आकर्षण बन गया था। गांव के लोग और बच्चे हाथी को देखकर बहुत खुश होते थे।
हर दिन वे हाथी को देखने आते और उसकी पीठ पर सवार होने की कोशिश करते थे। लेकिन नसीरुद्दीन के लिए यह सब बहुत अजीब सा लगा। वह सोचते थे, यह हाथी इतना बड़ा है, फिर भी लोग उसे एक खेल बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वे इस हाथी के बारे में कुछ ऐसा करेंगे जो सभी को हैरान कर दे। हाथी पर सवाल। एक दिन नसीरुद्दीन हाथी के पास गए और उस पर चढ़ने के लिए कहा। महल के दरबान ने उन्हें देखा और हैरान होकर पूछा, तुम नसीरुद्दीन हो, सही कहा न? क्या तुम सच में इस हाथी पर चढ़ने का इरादा रखते हो? नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए इस हाथी का असली मूल्य तभी सामने आएगा जब मैं उसे पूरी तरह से समझ पाऊं। दरबान ने सोचा कि नसीरुद्दीन को शायद हाथी के बारे में कुछ खास समझ है, इसलिए उसने उन्हें चढ़ने की अनुमति दे दी। नसीरुद्दीन हाथी पर चढ़े और वह हाथी की पीठ पर बैठ गए। हाथी की अनोखी बात। कुछ समय बाद नसीरुद्दीन ने एक अजीब सा सवाल पूछा। उन्होंने दरबान से कहा, तुम जानते हो कि इस हाथी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दरबान चौंकते हुए बोला, महाराज, यह बहुत बड़ा है और शक्तिशाली भी। यह बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाने में सक्षम है और यह गांव के लिए एक अनमोल धरोहर है। नसीरुद्दीन हंसे और बोले, लेकिन यह हाथी सबसे बड़ा गवाह है कि शक्ति बिना समझ के सिर्फ दिखावे की होती है। दरबान हैरान हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। नसीरुद्दीन का उत्तर। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, यह हाथी अपने शरीर के आकार से इतना विशाल है, लेकिन जब तक हम उसे सही तरीके से समझते नहीं, तब तक उसकी शक्ति का कोई मूल्य नहीं। यह हाथी ताकतवर है, लेकिन अगर वह केवल एक जगह खड़ा रहे तो उसकी ताकत का क्या उपयोग है? उसी तरह अगर हम अपनी ताकत और संसाधनों को समझकर उपयोग नहीं करते तो हम भी एक हाथी की तरह हैं, बस दिखावे के लिए। बादशाह, जो इस समय पास में खड़े थे, यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने नसीरुद्दीन को पास बुलाया और पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी बातों में बहुत गहरी सच्चाई है। क्या तुम यही समझाना चाहते हो कि बिना समझ के शक्ति का कोई मूल्य नहीं? नसीरुद्दीन ने सिर झुकाया और कहा, बिल्कुल महाराज। शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब हम उसे समझकर सही दिशा में लगाते हैं। बिना समझ के ताकत किसी काम की नहीं होती। अंत। बादशाह ने नसीरुद्दीन की बातों को समझा और निर्णय लिया कि वह अपने राज्य में शिक्षा और समझ के महत्व को बढ़ावा देंगे। उन्होंने हाथी को उसके स्थान से हटाकर उसे और बच्चों के लिए एक पाठशाला के बगीचे में रखवाया, ताकि लोग उसकी ताकत का सही उपयोग समझ सकें। नसीरुद्दीन की इस छोटी सी चतुराई और गहरी समझ ने सभी को यह सिखाया कि केवल ताकतवर होना काफी नहीं है। अगर हम अपनी शक्ति को समझकर और सही दिशा में लगाते हैं, तभी वह सही मायने में महान बन सकती है। मुल्ला नसीरुद्दीन और उसके दोस्त की बड़ी कहानी। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक और जीवन की समस्याओं पर चर्चा करता रहता था। नसीरुद्दीन के दोस्त उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी मजेदार बात से सबको हंसाने का तरीका जानता था। एक दिन नसीरुद्दीन के दोस्तों ने उससे एक बड़ा सवाल पूछा, जिससे नसीरुद्दीन को एक अद्भुत अनुभव हुआ। घटना का आरंभ। एक गर्मी की दोपहर, नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ पेड़ की छांव में बैठा हुआ था। उसके दोस्त, जो अक्सर जीवन की उलझनों में घिरे रहते थे, उससे कुछ मार्गदर्शन मांगते रहते थे। इस दिन भी उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दोस्त एक, नसीरुद्दीन, तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता? दोस्त दो, हाँ, हमें भी तुम जैसा खुश रहना है। लेकिन जिंदगी में इतना कुछ गड़बड़ है, तो क्या करें?
नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, सच कहूँ तो मुझे भी दुख और परेशानियां आती हैं, लेकिन मैं उन्हें वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम लोग देख रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें हल्के में लेता हूँ और तुम उन्हें ज्यादा गंभीरता से लेते हो। दोस्त, एक तो क्या तुम हमें कुछ तरीका बता सकते हो जिससे हम भी खुश रह सकें? नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और फिर एक मजेदार कहानी सुनानी शुरू की। नसीरुद्दीन की कहानी। नसीरुद्दीन, यह एक बहुत पुरानी कहानी है। एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि वे लोगों को खुशी का राज बता सकते हैं। गांव वाले उत्सुक हो गए और उनके पास पहुंचे। साधु बाबा ने उन्हें बताया, मैं तुम्हें एक खास तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और बाबा से पूछा, क्या काम है बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें हर दिन अपना चेहरा शीशे में देखना होगा और कहना होगा, मैं खुश हूँ। ऐसा करने से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। गांव के लोग थोड़ा चौंके, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, कुछ नहीं तो इसे एक बार आजमाकर देख ही लेते हैं। अगले दिन से ही सभी लोग शीशे में देखकर खुशी से कहते थे, मैं खुश हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग दुखी होते गए, क्योंकि उनकी असली समस्याएं जस की तस बनी रहीं। वे शीशे में मुस्कुराकर खुद से कहने लगे, मैं खुश हूँ, लेकिन भीतर से वे किसी और ही दुनिया में थे। नसीरुद्दीन का संदेश। नसीरुद्दीन ने कहानी खत्म की और अपने दोस्तों की ओर देखा। कभी कभी उसने कहा, हम चीजों को हल्के में लेने के बजाय उनसे भागने की कोशिश करते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर हम अपने दुखों से मुंह मोड़ लें तो वे गायब हो जाएंगे। लेकिन असली तरीका यही है कि हमें अपने दुखों को स्वीकार कर उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। खुशी तब मिलती है जब हम अपने जीवन के हर हिस्से को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, पूरी तरह से जीते हैं। दोस्त, दो तो इसका मतलब है कि हमें हमारे दुखों से भागना नहीं चाहिए। नसीरुद्दीन, बिल्कुल। जब तुम अपने दुखों को स्वीकार करोगे और उन्हें हल करने की कोशिश करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हें अपने भीतर असली शांति मिलेगी। और हाँ, तुम फिर भी हंस सकते हो, क्योंकि जीवन में हंसी और दुख दोनों साथ चल सकते हैं। मित्रों की समझ। दोस्तों ने नसीरुद्दीन की बातों को गहरे से समझा और उस दिन के बाद वे अपने दुखों का सामना करने की बजाय, उनसे भागने के बजाय उन्हें हल करने में व्यस्त हो गए। उन्होंने सीखा कि जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम अपने अनुभवों से पूरी तरह जुड़े होते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अंत। इस कहानी के बाद नसीरुद्दीन के दोस्त हमेशा खुश रहने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब उनकी खुशी सच्ची थी, क्योंकि वे अपने जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकृति देने और उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे थे। नसीरुद्दीन ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन का असली मजा उसकी सच्चाई को अपनाने में है, न कि केवल अच्छे समय में खुश होने में। मुल्ला नसरुद्दीन पूरे दिन खेतों में काम करता रहा था। वह थका हुआ और पसीने से लथपथ था और उसके कपड़े और जूते कीचड़ और दागों से सने हुए थे। चूंकि वह पूरे दिन रमजान के लिए उपवास कर रहा था, इसलिए उसे काफी भूख भी लगी थी। लेकिन आखिरकार लगभग सूर्यास्त हो गया और नसरुद्दीन को पता था कि वह जल्द ही खाना खा सकेगा। शहर के सबसे धनी व्यक्ति ने उस शाम अपने घर पर एक बहुत बड़ी दावत के साथ सभी को अपना उपवास तोड़ने के लिए आमंत्रित किया था। नसरुद्दीन जानता था कि अगर वह शहर में जाने से पहले अपने कपड़े बदलने के लिए घर गया तो उसे देर हो जाएगी। उसने फैसला किया कि देर से आने की बजाय गंदे कपड़ों में पहुंचना बेहतर है। ओह, यह कैसी पार्टी होगी! क्या दावत होगी! जैसे ही वह अमीर आदमी के घर गया,
नसरुद्दीन ने उन स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की कल्पना की जिन्हें वह जल्द ही खाएगा। खजूर, दाल और छोले, जैतून और रोटी, हुम्मस, फलाफेल, चिकन और बीफ और सबसे बढ़िया मिठाइयाँ, हलवा, खजूर के रोल, अंजीर और बकलावा। जब नसरुद्दीन आया तो अमीर आदमी ने दरवाजा खोला और नसरुद्दीन को ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नजरों से देखा, उसके फटे पुराने कपड़ों से लेकर कीचड़ से सने जूतों तक। स्वागत के लिए एक शब्द भी कहे बिना उसने नसरुद्दीन को अंदर आने का इशारा किया और अचानक चला गया। नेता, कहिए, मुझे आश्चर्य है कि वह धनी व्यक्ति क्या सोच रहा था या क्या महसूस कर रहा था, और कुछ उत्तर संक्षेप में दीजिए। कहानी पर वापस आते हुए कहिए, आइए सुने कि आगे क्या होता है। नसरुद्दीन भी लोगों की भीड़ में शामिल हो गया, जो सभी अपने बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे। मेजों पर तरह तरह के स्वादिष्ट खाने रखे हुए थे, खजूर, दाल और छोले, जैतून और ब्रेड, हुम्मस, फलाफेल, चिकन और बीफ और सबसे बढ़िया मिठाइयाँ, हलवा, खजूर के रोल, अंजीर और बकलावा। जल्दी करने की उसकी कोशिशों के बावजूद सभी सीटें भरी हुई थीं और किसी ने भी नसरुद्दीन के लिए जगह बनाने या आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। वास्तव में किसी ने भी उसे खाना नहीं दिया। उसे अपनी प्लेट में खाना लेने के लिए लोगों के बीच से हाथ बढ़ाना पड़ा। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां था ही नहीं। नेता रुकें और कहें, मुझे आश्चर्य है कि नसरुद्दीन इस बारे में क्या महसूस कर रहा होगा। संक्षेप में कुछ उत्तर लें। दूसरे मेहमानों ने उसे इस कदर नजरअंदाज किया कि नसरुद्दीन अपनी प्लेट में रखे खाने का मजा ही नहीं ले पाया, चाहे वह कितना भी बढ़िया और स्वादिष्ट क्यों न हो। दरअसल कुछ निवाले खाने के बाद ही नसरुद्दीन इतना असहज हो गया कि उसने वहां से जाने का फैसला कर लिया। वह जल्दी से घर गया और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, जिसमें एक सुंदर कोट भी शामिल था। नेता, घिसे पिटे कपड़े उतारकर कोट या शॉल पहन लें। नसरुद्दीन दावत में वापस आया और इस बार मेजबान ने बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मेजबान ने कहा, अंदर आइए, अंदर आइए। जैसे ही नसरुद्दीन अंदर आया, लोगों ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया और कमरे के हर कोने से उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया और उसे खाना खिलाया। नेता पूछें, मुझे आश्चर्य है कि मेजबान और अन्य अतिथि अब क्या सोच रहे थे, और कुछ उत्तर स्वीकार करें। फिर पूछें, मुझे आश्चर्य है कि नसरुद्दीन क्या महसूस कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले संक्षिप्त उत्तर दें। नसरुद्दीन चुपचाप बैठ गया। उसने एक मोटा अंजीर उठाया और उसे सावधानी से कोट की जेब में डालते हुए कहा, खाओ कोट, खाओ। नेता, अगर तुम नकली खाना लाए हो तो यह अभिनय करो। फिर उसने मुट्ठी भर मेवे लिए और उन्हें जेब में डालते हुए कहा, खाओ कोट, खाओ। अब वह अपने कोट को गंभीरता से खिलाने लगा, तरह तरह के खाने पीने के सामान को पकड़कर। नेता, यहाँ रुकें और बच्चों से कहें कि वे कुछ ऐसे खाने पीने के नाम बताने की कोशिश करें जो नसरुद्दीन ने अपने कोट को खिलाए होंगे। उनके सुझावों का उपयोग करें। नसरुद्दीन ने को अपनी जेब में डालते हुए कहा, खाओ कोट, खाओ। उन्होंने कोट को दाल और चने, जैतून और रोटी, हुम्मस, फलाफल, चिकन और बीफ खिलाया, और सबसे अच्छी बात, मिठाइयाँ, हलवा, खजूर के रोल, अंजीर और बकलवा। नसरुद्दीन इस अजीब व्यवहार को देखकर चुप हो गया। जल्द ही कमरे में मौजूद हर कोई नसरुद्दीन को घूर रहा था, यह सोचकर कि वह क्या कर रहा है। मेजबान जल्दी से वहां आया। नसरुद्दीन, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने कोट को इस तरह से क्यों खिला रहे हो? ठीक है, नसरुद्दीन ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार अपने पुराने किसानी कपड़ों में इस दावत में आया था तो मेरा स्वागत नहीं किया गया था। कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। लेकिन जब मैंने यह कोट पहना तो अचानक मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि इस पार्टी में मेरा स्वागत नहीं किया जा रहा था।
बल्कि मेरे कपड़ों का स्वागत किया जा रहा था, और इसलिए मैं अपने कोट को खिला रहा हूँ। कहानी 2। एक दिन की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहा था। उसका कबाब खाने का मन हुआ और वो कबाब की एक दुकान पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि ढेर सारे लोग एक भिखारी को घेर कर खड़े हुए हैं। भिखारी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, घुटनों के बल बैठा हुआ कबाब वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यह नजारा देख मुल्ला नसरुद्दीन हैरान हुआ। उसने कबाब वाले से पूछा, क्या हुआ जनाब? इस तरह यहाँ भीड़ क्यों लगी है? और इस शख्स ने क्या किया है? ये इस तरह क्यों गिड़गिड़ा रहा है? कबाब वाला बोला, कुछ देर पहले ये भिखारी मेरे पास आया और इसने मुझसे मेरे चूल्हे पर अपने साथ लाई रोटी सेंकने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दे दी, लेकिन इसने मेरे चूल्हे की जगह मेरे तवे पर रोटी सेकी। उस तवे पर कुछ देर पहले मैंने कबाब बनाया था। इस कारण कबाब की खुशबू इस भिखारी की रोटी में चली गई। मैं उस खुशबू के पैसे मांग रहा हूँ। ये दे नहीं रहा। सारी बात जानने के बाद मुल्ला भिखारी से बोला, क्यों तुम्हें पता नहीं है कि हर चीज का मोल होता है? जब भी दूसरों की वस्तुएं इस्तेमाल की जाए तो उसका मोल चुकाना पड़ता है। तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। मुल्ला की बात सुनकर कबाब वाला बहुत खुश हुआ। भिखारी यह बात सुनकर अपने कुर्ते की जेब टटोलने लगा। उसकी जेब में कुछ सिक्के पड़े थे जो उसकी दिन भर की कमाई थे। उसने वे सारे सिक्के निकाले और कबाब वाले की ओर बढ़ाने लगा। तब मुल्ला ने उसके हाथ से सिक्के ले लिए और बोला, तुम्हारी तरफ से मैं इन्हें ये सिक्के दे देता हूँ। भिखारी ने सारे सिक्के मुल्ला के हाथ में दे दिए। मुल्ला उस सिक्कों को कबाब वाले के कान के पास ले गया और खनखनाने लगा। उन सिक्कों की खनक सुनने के बाद कबाब वाला बोला, अब जरा मुझे ये सिक्के हाथ में लेने दो। नहीं जनाब, इस भिखारी ने आपके कबाब की खुशबू ली थी, उसे खाया नहीं था। इसलिए आप भी सिक्कों की खनखनाहट सुनिए, उसे लेने का हक आपको नहीं है। यह कहकर मुल्ला ने सिक्के वापस भिखारी के हाथ में दे दिए। कबाब वाले का मुंह उतर गया था। भीड़ मुल्ला की तारीफ करते हुए वहां से छंट गई। कहानी 3। नसीरुद्दीन की बड़ी कहानी, नसीरुद्दीन और बादशाह की परीक्षा। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। उनकी कहानियां और चतुराई दूर दूर तक फैली हुई थी और सभी उन्हें अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए सलाह लेने आते थे। एक दिन बादशाह ने सोचा कि उसे नसीरुद्दीन की असली बुद्धिमानी का परीक्षण करना चाहिए। परीक्षा का आयोजन। बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, हम नसीरुद्दीन को एक बड़ी परीक्षा देना चाहते हैं। उसकी चतुराई का स्तर हमें परखना होगा। उन्होंने दरबार में एक बड़ा प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया और नसीरुद्दीन को बुलाया। नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे और बादशाह के सामने खड़े हो गए। बादशाह ने सबसे पहले मुस्कराते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुम एक बड़े विद्वान हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का परख करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा और यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लेकिन यदि तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। नसीरुद्दीन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। पहला सवाल। बादशाह, पहला सवाल यह है कि अगर एक आदमी अपने घर से बाहर जा रहा है और उसे रास्ता भूल जाता है तो वह क्या करेगा? नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह सबसे पहले वापस लौटेगा, क्योंकि जो रास्ता भूल चुका है उसे शुरुआत से ही सही मार्ग पर चलने की जरूरत होती है। बादशाह ने चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत आसान सा सवाल था, तुमने सही जवाब दिया। लेकिन अगला सवाल थोड़ा कठिन है।
दूसरा सवाल। बादशाह, मान लीजिए तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और तुम्हारे पास कोई नाव नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी वस्तु नहीं है और तुमको उस नदी को पार करना है, तो तुम क्या करोगे? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं नदी के पानी में से एक पाव निकालता और दूसरा पाव रखता और धीरे धीरे मैं एक पाव के बाद एक पाव आगे बढ़ाकर नदी पार कर लूंगा। बादशाह हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब आखिरी सवाल जो थोड़ा पेचीदा है। तीसरा सवाल। बादशाह, मान लीजिए तुम एक जंगल में हो और तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता अंधेरे में जाता है और दूसरा रास्ता रोशन है। तुम किस रास्ते पर जाओगे? नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मैं दोनों रास्तों पर जाऊंगा। अंधेरे वाले रास्ते पर जाऊं तो मैं रोशनी की ओर बढ़ता जाऊंगा और रोशन रास्ते पर जाऊं तो मैं उसे और तेजी से तय करूंगा। दोनों रास्ते मुझे कुछ न कुछ सिखाएंगे। बादशाह की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह चुपचाप कुछ देर तक नसीरुद्दीन को देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुमने मेरी तीनों परीक्षाएं सही जवाबों से पार कर लीं। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। सजा या पुरस्कार? बादशाह नसीरुद्दीन के जवाबों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सजा देने का तो कभी सोचा ही नहीं, बल्कि वह नसीरुद्दीन को अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बना लेना चाहते थे। बादशाह ने कहा, तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता नसीरुद्दीन। तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। तुम्हारी जगह दरबार में है। निष्कर्ष। इस प्रकार नसीरुद्दीन ने न केवल अपनी चतुराई से बादशाह को हैरान किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि असली बुद्धिमानी सरलता और सही दृष्टिकोण में छुपी होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं चाहे जैसी भी हों, उनका समाधान अक्सर हमारे दृष्टिकोण और सोच में छिपा होता है। नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और सरलता से यह सिद्ध किया कि किसी भी मुश्किल का हल सही सोच से मिल सकता है। कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में लोगों का हुजूम देखकर वह रुके और पूछने लगे कि सब लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं। गांव वाले बोले, मुल्ला साहब, शहर में एक मेला लगा है। वहां तरह तरह के खेल, मनोरंजन और व्यापार हैं। हमें भी वहां जाकर मौज करनी है। नसीरुद्दीन को भी मेले की बात सुनकर दिलचस्पी हो गई। उन्होंने सोचा कि क्यों न गधे को भी साथ ले जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर उस पर सामान लादा जा सके। इसलिए उन्होंने गधे के साथ मेले की ओर रुख किया। मेले में गधा खो गया। जब नसीरुद्दीन मेला पहुंचे तो वहां की भीड़ देखकर चकित रह गए। मेले में घूमते घूमते उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनका गधा पीछे छूट गया। जब उन्हें गधे का ख्याल आया तो उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन गधा कहीं दिखाई नहीं दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत खोजा, लेकिन गधा नहीं मिला। परेशान होकर वे जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर लोग उनके पास आए और पूछने लगे, मुल्ला साहब, क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं? मुल्ला बोले, अरे मेरा गधा खो गया है। वह मेरा सबसे करीबी साथी था। लोगों ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हम भी गधे को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। मुल्ला की चतुराई। कुछ समय बाद मुल्ला अचानक रोना बंद कर मुस्कुराने लगे और खुशी में झूमते हुए कहा, मेरा गधा मिल गया, मेरा गधा मिल गया। लोग हैरान हुए और एक व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला साहब, आपका गधा कहाँ है? हमें तो वह यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे, मैं सोच रहा था कि अगर गधा न भी मिला तो कम से कम मुझे उसके बिना जिंदगी की अहमियत का एहसास हो गया।
अब मुझे गधे की कमी भी महसूस नहीं होती। लोगों ने मुल्ला के इस जवाब पर हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, मुल्ला, तुम तो बहुत चतुर हो, हमेशा हर बात में कुछ न कुछ सीख लेते हो। गधे की वापसी। उसी समय एक आदमी मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला साहब, ये रहा आपका गधा। मुझे यह मेले के पास घूमता हुआ मिला था। मुल्ला ने अपने गधे को देखा और खुशी खुशी उसकी पीठ थपथपाई। फिर उन्होंने अपनी चतुर मुस्कान के साथ कहा, देखा, गधा भी अपने मुल्ला के बिना नहीं रह सकता। लोगों ने मुल्ला की समझदारी और खुशमिजाजी की प्रशंसा की और कहा, मुल्ला, तुम्हारी सोचने का तरीका सच में अनोखा है। अंत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा मुश्किलों का हल बड़े ही मजेदार और अनोखे तरीके से निकालते थे। उनके लिए हर समस्या में भी एक हल होता था और उन्होंने जीवन को हमेशा हंसी और सीख के रूप में देखा। कहानी 5। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त अहमद के साथ बैठे चाय पी रहे थे। अहमद बहुत समय बाद उनसे मिलने आया था, इसलिए नसीरुद्दीन ने उसे अपने गांव की सैर पर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में दोनों कई मजेदार बातों में खो गए और एक गहरी चर्चा में लग गए। पहला पड़ाव, नदी के किनारे। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। अहमद ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुल्ला, यह बताओ कि तुम इतनी सारी बातें कैसे जान लेते हो। जीवन के हर पहलू पर तुम्हारी कोई न कोई बात होती है। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, दोस्त, यह ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। जितना तुम अनुभव करते हो उतना ही सीखते हो। जैसे यह नदी बहती है, वैसे ही जीवन का अनुभव भी समय के साथ बहता है और हमें ज्ञान देता है। अहमद ने यह सुनकर सिर हिलाया और फिर दोनों आगे बढ़े। दूसरा पड़ाव, किसान का खेत। आगे बढ़ते हुए वे एक किसान के खेत के पास पहुंचे। किसान कीचड़ में काम कर रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। अहमद ने कहा, देखो मुल्ला, यह किसान कितना कष्ट में है। क्या यह कष्ट जीवन का हिस्सा है? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, बिल्कुल दोस्त। जैसे यह किसान मेहनत कर रहा है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में मेहनत करनी होती है। लेकिन मेहनत का फल भी मिलता है, जैसे फसल काटने का आनंद। यह सब जीवन के रंग हैं। अहमद ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों फिर से चल पड़े। तीसरा पड़ाव, बाजार की भीड़। कुछ देर बाद वे एक बाजार में पहुंचे जहां बहुत भीड़ थी। लोग सामान खरीदने में लगे थे और हर तरफ शोर मच रहा था। अहमद ने नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, इतनी भीड़ और शोर शराबे में लोग कैसे शांति पाते होंगे? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, दोस्त, शांति बाहर की चीज नहीं है, यह हमारे भीतर होती है। जैसे इस बाजार में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है, वैसे ही हमें अपनी मन की शांति भीतर से ढूंढनी चाहिए। बाहर की भीड़ हमें भटकाती है, लेकिन असली शांति हमारे भीतर है। अहमद इस बात से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारी हर बात सचमुच सटीक होती है मुल्ला। चौथा पड़ाव, पहाड़ी की चोटी। शाम होने लगी थी और दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वहां से पूरे गांव का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। चोटी पर पहुंचकर अहमद ने गहरी सांस ली और बोला, मुल्ला, यहां आकर मुझे बहुत सुकून मिला। नसीरुद्दीन ने उसकी ओर देखा और कहा, यही जीवन है दोस्त। कभी कभी हमें ऊंचाई पर पहुंचकर ही चीजों को सही तरह से देखना होता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं तो हमें एक नई दृष्टि मिलती है और वह दृष्टि हमें शांति और संतोष देती है। अंत में, दोस्ती का महत्व। अहमद ने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा और नसीरुद्दीन की बातें हमेशा के लिए याद रखीं।
चलते चलते उसने नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, दोस्ती का असली अर्थ क्या है? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दोस्ती का असली अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के साथ खड़े रहना, जैसे हम दोनों हैं। दोस्ती का मतलब है कि हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को समझें और साथ चलें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अहमद ने यह सुनकर नसीरुद्दीन को गले लगाया और कहा, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कहानी का सार। इस तरह नसीरुद्दीन और उनके दोस्त की इस यात्रा में कई अनुभव और सीखें थीं। इस यात्रा के माध्यम से नसीरुद्दीन ने अहमद को जीवन के अनमोल सबक सिखाए, जिनमें शांति, कड़ी मेहनत, संतोष और दोस्ती का मूल्य था। कहानी 5। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके एक पुराने दोस्त अली की मुलाकात एक छोटे से गांव में हुई। दोनों बहुत सालों बाद मिल रहे थे, तो बातों का सिलसिला खूब लंबा चला। मुल्ला नसीरुद्दीन और अली दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी के अनुभवों को एक दूसरे से बांटने लगे। दोस्त की समस्या। अली कुछ परेशान लग रहा था। नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, अली, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या बात है? अली ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मुल्ला, मेरे पास अब वो दौलत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर कभी धन का भंडार खाली नहीं होता और न ही मन को सुकून मिलता है। क्या करूँ, समझ नहीं आता। नसीरुद्दीन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोले, अली, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। चलो कल हम दोनों बाजार चलते हैं। मैं तुम्हें एक काम सिखाऊंगा। अनोखा काम। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन और अली बाजार पहुंचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अली को एक दुकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा, अली, तुम यहाँ खड़े रहो और जो भी यहाँ से गुजरे उसे यही कहो, जो भी यहाँ से गुजरेगा उसे एक अद्भुत सलाह मिलेगी, बस यह दोहराते रहना। अली को यह अजीब लगा, लेकिन वह मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों पर भरोसा करता था, इसलिए उसने वही किया। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे और कुछ लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। लेकिन नसीरुद्दीन ने उसे किसी को सलाह देने से मना किया और कहा, अभी तो बस यही कहते रहो। वास्तविक सलाह का समय। शाम होने पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अली, अब जब काफी लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, तो अपनी सबसे बड़ी सीख सुनाओ। अली थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई सलाह नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सीख है। तुम हमेशा दूसरों से उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हें कुछ दें, लेकिन तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है। इसी तरह धन और शांति भी तुम्हारे पास तभी आएगी जब तुम अपने भीतर उसे ढूंढोगे। अगर तुम्हारे पास खुद की कोई दिशा नहीं है, तो दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हो? अली को अचानक समझ में आ गया कि वह हमेशा बाहरी चीजों में खुशियों की तलाश कर रहा था, लेकिन असली शांति और संतुष्टि उसके अपने भीतर थी। सच्ची दोस्ती का संदेश। अली ने अपने दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के विचारों और समझ में है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, असली दौलत यही है। धन और चीजें आती जाती रहती हैं, पर आत्मिक शांति और संतोष वही है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। अंत। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त अली को सच्ची खुशी का मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी चीजों में भटकने से बेहतर है कि हम अपने भीतर झांकें और सच्ची संतुष्टि पाएं। कहानी 6। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी बुद्धिमानी और हास्यप्रद अंदाज की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर थीं।
राजा भी उनके बारे में सुन चुका था, लेकिन उसने खुद कभी मुल्ला से मुलाकात नहीं की थी। एक दिन राजा ने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया ताकि वह उनकी चतुराई को परख सके। राजा और नसीरुद्दीन की पहली मुलाकात। मुल्ला नसीरुद्दीन जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने सामान्य कपड़े पहने थे और साथ में अपने गधे पर सवार होकर आए थे। दरबार में सभी दरबारी उनकी सादगी देखकर हंसने लगे। राजा भी मुस्कुराया और सोचा कि यह आदमी कैसे उसकी कठिन पहेलियों का जवाब देगा। राजा ने मुल्ला से पूछा, नसीरुद्दीन, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो। क्या तुम सच में हर समस्या का हल जानते हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं केवल समस्याओं को हल करने की कोशिश करता हूँ, हर समस्या का हल मेरे पास नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करना पसंद करता हूँ। राजा को नसीरुद्दीन का आत्मविश्वास भा गया। उन्होंने फैसला किया कि वह मुल्ला से कुछ मुश्किल सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, सच्ची खुशी क्या है? राजा ने पूछा, नसीरुद्दीन, मुझे बताओ, सच्ची खुशी किसमें है? मुल्ला ने जवाब दिया, महाराज, सच्ची खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। जैसे किसी भूखे को रोटी मिल जाना, किसी प्यासी को पानी मिल जाना। खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। राजा ने सोचा कि यह तो बहुत सरल जवाब है, लेकिन काफी सटीक भी। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? राजा ने पूछा, नसीरुद्दीन, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? मुल्ला ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा ज्ञानी वह है जो अपनी सीमाओं को समझता है और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। अपने ज्ञान को ही सब कुछ मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। राजा नसीरुद्दीन के उत्तर से प्रभावित हुए और अपनी जिज्ञासा बढ़ाते हुए एक और सवाल पूछने का मन बनाया। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा अमीर कौन है? अब राजा ने पूछा, तो बताओ, सबसे बड़ा अमीर कौन है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ा अमीर वह है जो कम में संतुष्ट रहना जानता है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं कम होती हैं, वही सबसे बड़ा अमीर होता है, क्योंकि उसके पास संतोष का खजाना होता है। राजा को इस बात में भी गहरा अर्थ नजर आया, लेकिन उन्होंने एक आखिरी सवाल पूछने का निश्चय किया। चौथा सवाल, सच्चा दोस्त कौन है? राजा ने पूछा, नसीरुद्दीन, सच्चा दोस्त कौन है? मुल्ला ने कहा, महाराज, सच्चा दोस्त वह है जो आपके सुख दुख में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे। जैसे एक पेड़ अपने फलों और छांव से दूसरों की मदद करता है, वैसा ही सच्चा दोस्त होता है। राजा ने मुल्ला के सभी उत्तरों को सुनकर अपने मन में एक गहरा आदर महसूस किया। वह जान गया कि नसीरुद्दीन की समझ और ज्ञान किसी भी किताब से कहीं अधिक है। एक आखिरी चुनौती। राजा ने सोचा कि वह एक आखिरी परीक्षा लेकर देखेंगे कि क्या नसीरुद्दीन वास्तव में इतने ही बुद्धिमान हैं। उन्होंने एक बड़ी चुनौती दी और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मेरे राज्य के लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन वे अक्सर लालच के कारण एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। क्या तुम उन्हें समझा सकते हो कि संतोष में ही असली सुख है? मुल्ला ने कुछ समय सोचकर कहा, महाराज, मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन उसने संतोष में सुखी रहने की कला सीखी थी। वह हर दिन मेहनत करता और शाम को जो कुछ भी मिल जाता, उसी में संतुष्ट रहता। उसके पड़ोसी बहुत अमीर थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, क्योंकि उनमें से हर कोई और अधिक चाहता था। एक दिन उस गरीब आदमी ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और कहा, तुम सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन खुशी तुम्हारे पास नहीं है।
अगर तुम अपने हिस्से की खुशी दूसरों के साथ बांटोगे तो यह बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद सभी ने उसकी बात मानी और आपस में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उनका आपसी मनमुटाव खत्म हो गया। राजा को नसीरुद्दीन की कहानी और समझाने का तरीका बहुत पसंद आया। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, मुल्ला नसीरुद्दीन के उत्तरों ने आज मुझे भी नया दृष्टिकोण दिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के सभी लोग उनकी बातों से सीखें और जीवन को संतोष के साथ जीने की कला समझें। अंत। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी सरलता और बुद्धिमानी से राजा और दरबारियों का दिल जीत लिया। राजा ने उन्हें राज्य का सलाहकार नियुक्त किया और नसीरुद्दीन के ज्ञान से पूरे राज्य में खुशहाली आने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां और उनके उत्तर गांव-गांव में मशहूर हो गए और लोग उनके विचारों से प्रेरणा लेने लगे। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के एक छोटे से घर में रहते थे। उनकी चतुराई और हास्य के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और गांव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने या उनका मजेदार अंदाज सुनने के लिए आते थे। गांव का गरीब आदमी। एक दिन गांव का एक गरीब आदमी नसीरुद्दीन के पास आया और बोला, मुल्ला जी, मेरी गरीबी ने मेरा जीवन मुश्किल कर दिया है। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरा घर भी गिरने वाला है। आप तो समझदार और चतुर हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गरीब आदमी की परेशानी सुनी और कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर वे मुस्कुराए और बोले, ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करना होगा। कल सुबह मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाता हूं। मुल्ला की योजना। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन और वह गरीब आदमी शहर पहुंचे। मुल्ला ने गरीब आदमी से कहा, तुम यहाँ इस चौराहे पर खड़े हो जाओ और जो भी तुम्हें कुछ पूछे तुम बस इतना कहो, मैं राजा का आदमी हूँ। गरीब आदमी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मुल्ला पर भरोसा करके उसने वही किया जो मुल्ला ने कहा था। वह चौराहे पर खड़ा हो गया और आते जाते लोगों को कहने लगा, मैं राजा का आदमी हूँ। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगे। वे हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर वह राजा का आदमी कैसे हो सकता है। कुछ ही घंटों में उसकी बात पूरे शहर में फैल गई। राजा का बुलावा। शाम को राजा के दरबार तक यह खबर पहुंची कि एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर खुद को राजा का आदमी कह रहा है। राजा को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर उस आदमी को अपने दरबार में बुलवाया। जब गरीब आदमी राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और क्यों कह रहे हो कि तुम मेरे आदमी हो? गरीब आदमी घबराते हुए बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुझसे यह कहने के लिए कहा था कि मैं राजा का आदमी हूँ। यह सुनते ही राजा का गुस्सा ठंडा हो गया और उसे नसीरुद्दीन की चतुराई समझ में आ गई। वह मुस्कुराया और गरीब आदमी से पूछा, अच्छा तो बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? गरीब आदमी ने राजा को अपनी समस्याओं के बारे में बताया, घर की मरम्मत, खाने का इंतजाम और कुछ पैसे जिससे वह अपना जीवन सुधार सके। राजा ने उसकी बात सुनकर उस गरीब आदमी को मदद देने का निर्णय लिया। उसने गरीब आदमी को घर बनाने के लिए पैसे दिए, अनाज और कपड़े दिए और उसके लिए एक छोटी सी नौकरी की भी व्यवस्था कर दी। मुल्ला की चतुराई। जब गरीब आदमी खुश होकर अपने गांव वापस आया तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया और बोला, मुल्ला जी, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। आपके दिए उस एक छोटे से सुझाव ने मुझे सब कुछ दिलवा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, देखो भाई, अगर मैं सीधे राजा से तुम्हारी सिफारिश करता तो शायद राजा तुम्हारी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेता।
लेकिन मैंने तुम्हें वह कहलवाया जिससे राजा का ध्यान खुद ही तुम्हारी ओर खिंच गया। कभी कभी समस्या को हल करने के लिए सीधी राह से हटकर सोचना पड़ता है। अंत। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से एक गरीब आदमी की मदद की और उसे सिखाया कि समझदारी और सही सोच से बड़ी मुश्किलें हल हो सकती हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की प्रशंसा करते नहीं थकते थे और उस गरीब आदमी की कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई। कहानी 8। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में एक अमीर जमींदार था। वह अक्सर गांव वालों से झगड़ता रहता था और छोटे मोटे बहाने बनाकर उनकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। एक दिन उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के पास एक पुराना कुआं देखा और सोचा कि उसे अपने नाम करवा लेना चाहिए। अमीर जमींदार ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मुझे तुम्हारा यह कुआं बहुत पसंद है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मुल्ला ने सोचा कि यह पुराना कुआं है जो शायद अब ज्यादा काम में नहीं आता, तो उसने हामी भर दी और जमींदार को कुआं बेच दिया। जमींदार ने खुशी खुशी कुआं खरीद लिया और पैसे मुल्ला को दे दिए। जमींदार का चालाकी भरा कदम। अगले दिन जमींदार ने कुएं से पानी निकालना शुरू कर दिया। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन वहां पहुंचे और बोले, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? यह पानी निकालना बंद करो। जमींदार ने हैरानी से कहा, लेकिन अब यह कुआं तो मेरा है, मैंने इसे तुमसे खरीदा है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुमने कुआं खरीदा है, लेकिन मैंने तो सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। जमींदार को यह सुनकर झटका लगा और उसने नाराजगी से कहा, ये क्या बकवास है मुल्ला? अगर कुआं मेरा है तो पानी भी मेरा होना चाहिए। मुल्ला की चतुराई। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो भाई, मैंने तो सिर्फ कुआं बेचा है, पानी तो अब भी मेरा ही है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें मुझसे किराया देना पड़ेगा, या तो तुम कुएं में से मेरा पानी निकाल दो, वरना मुझे इसका किराया दो। जमींदार गुस्से में लाल हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह तुरंत राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। राजा का न्याय। राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया और उनकी बातें सुनी। मुल्ला ने कहा, महाराज, मैंने जमींदार को कुआं बेचा है, लेकिन पानी बेचने की बात नहीं की थी। पानी अभी भी मेरा है। अगर वह मेरा पानी इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इसका किराया देना चाहिए। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जमींदार से कहा, मुल्ला सही कह रहे हैं, तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं। अगर तुम कुएं में से पानी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें किराया देना पड़ेगा, या फिर तुम मुल्ला का पानी कुएं से निकाल दो। जमींदार यह सुनकर चुप हो गया, क्योंकि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने झेंपते हुए मुल्ला को किराया देना स्वीकार किया। अंत। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से उस अमीर जमींदार को सबक सिखाया और गांव वालों को यह दिखाया कि बुद्धि के सामने चालाकी टिक नहीं सकती। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, और हर बार ताकत या संपत्ति ही नहीं, बल्कि समझदारी भी काम आती है। कहानी 9। नसीरुद्दीन के साथ एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके चतुर दिमाग और हाजिर जवाबी को एक बार फिर से साबित किया। ये कहानी तब की है जब एक चोर ने नसीरुद्दीन के घर में घुसने की कोशिश की। नसीरुद्दीन और चोर का सामना। रात का समय था और नसीरुद्दीन अपने घर में आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की के बाहर कुछ हलचल सुनी। उन्होंने सोचा कि कोई जानवर होगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें एक चोर दिखाई दिया।
नसीरुद्दीन ने बिना किसी डर के उस चोर का सामना करने का फैसला किया और धीरे से कमरे में गए और खिड़की के पास जाकर आवाज लगाई। नसीरुद्दीन, ए दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? चोर चौंक गया, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोला, मैं तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं चुरा रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। अगर तुमने कुछ लेने का सोचा है तो अंदर आओ, देख लो। चोर को लगा कि नसीरुद्दीन उसे बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वह घर के अंदर चला गया। नसीरुद्दीन ने उसे अच्छे से घर का हर कोना दिखाया और उसे चीजें उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। चोर की हैरानी। चोर को अजीब लगा कि नसीरुद्दीन उसे बिना कोई रोक-टोक सामान उठाने दे रहे हैं। उसने धीरे धीरे घर की कुछ चीजें उठा लीं। नसीरुद्दीन ने भी उस चोर की मदद की और उससे कहा, अगर तुम ये सब सामान लेकर जाओगे तो कुछ और भी देख लो। चोर ने सोचा कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा और उसने घर की कई चीजें उठा लीं। जब चोर बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो नसीरुद्दीन ने उसे रोका और कहा, जाने से पहले मेरे साथ चाय पीते जाओ। चोर ने सोचा कि नसीरुद्दीन पागल हैं, लेकिन उसने उनकी बात मान ली और चाय पीने बैठ गया। नसीरुद्दीन ने उसे स्वादिष्ट चाय और कुछ मिठाई भी खिलाई। अब चोर थोड़ा नरम हो गया और वह नसीरुद्दीन की हिम्मत और मेहमानवाजी से प्रभावित हो रहा था। नसीरुद्दीन की चालाकी। चाय खत्म होने के बाद नसीरुद्दीन ने चोर से कहा, देखो भाई, तुम इतने मेहनती हो कि रात को भी काम करते हो। अगर तुम मेरे साथ गांव जाकर मेरे दोस्तों से मिलो तो मैं तुम्हें कुछ और मदद भी दिलवा सकता हूँ। चोर ने सोचा कि शायद नसीरुद्दीन उसे और भी चीजें दिलवाना चाहते हैं, इसलिए वह राजी हो गया और नसीरुद्दीन के साथ गांव की ओर चल दिया। नसीरुद्दीन उसे लेकर सीधे पुलिस चौकी पहुंच गए। पुलिस चौकी पहुंचते ही नसीरुद्दीन ने पुलिस से कहा, यह आदमी मेरे घर का सामान लेकर भाग रहा था, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया है। कृपया इसे रोक लें। चोर हैरान रह गया और उसने नसीरुद्दीन की ओर देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसके सारे सामान को वापस नसीरुद्दीन को सौंप दिया। अंत। चोर ने जाते जाते नसीरुद्दीन से पूछा, तुमने मुझे इतनी आसानी से क्यों पकड़वा दिया? मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे दोस्ती कर रहे हो। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, दोस्ती तो मैं तुमसे अब भी करता हूँ, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें सही रास्ते पर ले आए। उम्मीद है कि अगली बार तुम अपने मेहनत के रास्ते को सही तरीके से चुनोगे। इस तरह नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हास्य से चोर को पकड़वाया और उसे सबक सिखाया।